आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कंटिन्यूटी में है। हम पढ़ना चाह रहे थे पिछली क्लास में भी स्पेक्ट्रम, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और टॉपिक्स थे जिनको कवर करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई, तो हमने उन्हें पहले कवर किया। बहरहाल स्पेक्ट्रम अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करने कहूँ तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे स्पेक्ट्रम डिफाइन करके दे सके? कोई मुझे स्पेक्ट्रम डिफाइन करके दे सकता है? इनबॉक्स चार्ट में लिख के बताएं अगर कि कोई है जो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन जानता हो। नहीं आ रहा कोई जहन में? स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इतने अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, कोई तो रीजन कोई मीनिंग होंगे ना इस वर्ड के, से क्या पता चल रहा है स्पेक्ट्रम से? अच्छा जनाब चलें, ज़्यादा डिले नहीं करते, मैं बताती हूँ। देखें, स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ। लाइट एमिशन को आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते बेटा स्पेक्ट्रम, ठीक है? इसकी अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स और देयर वेवलेंथ्स और देयर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? क्लियर है वाली बात? When radiation of light is passed through a prism, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक न्यू शेयर करके, ठीक है? Here we go. You can see it here. जी अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है? Prism can disperse light. Prism is used to disperse light always, ठीक है? When a radiation of light is passed through a prism, ठीक है? प्रिज्म तो सबने देखा होगा, मैट्रिक में भी देखा था, फिर फर्स्ट ईयर में भी देखा है, ठीक है? तो व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, द रेडिएशंस इन द लाइट, ठीक है, the radiations undergo refraction or bending, as you can see this here, right? The extent of bending depends upon the wavelength of the photons. The extent of the bending depends upon how much frequency or how much wavelength do they have, do the photons have, ठीक है? जैसे अगर जो है जितना ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होगी और तो उतना ही कम बेंड करेगा, ठीक है? जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ही जो है बेंडिंग बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है? लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? स्मॉलर एनर्जी या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉलर एनर्जी या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बताती है कि स्मॉलर डिग्री होगा, ठीक है? बेंडिंग उतनी ही कम होगी, ठीक है? जबकि अगर जो है रेडिएशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की होगी, यानी कि हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, तो वेवलेंथ तो जो लाइट होगी उसकी बेंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है? And so after passing through the prism, white light is split up into radiations of different wavelengths, as we all know, ठीक है? विजिबल लाइट जो होती है वो तो कितने कलर्स में होती है? split 7 colors. We all know since our primary school, ठीक है? और उनके कलर्स क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, ठीक है? तो और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी, कहाँ से कहाँ तक उनकी रेंज होती है? द वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 750 nm टू 400 nm, ठीक है? और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? किस लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी? रेड लाइट की या वायलेट लाइट की? हफ्ता बिल्कुल सही, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो क्या इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है या इसकी एनर्जी सबसे कम है? रेड लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा है विजिबल स्पेक्ट्रम में या सबसे कम है? हाईएस्ट और लोएस्ट? The least energy. Very correct. Because when we speak about wavelength, किलोमीटर कहाँ से आ गया? When we speak about wavelength, it with high wavelength refers to smaller level of frequency and simultaneously smaller energy, ठीक है?
क्लियर है ये वाली बात? लेकिन जब हम बात करते हैं इन लाइट्स की, ठीक है, ये आप देख रहे हैं रेड लाइट से हम मूव कर रहे हैं ये हाईएस्ट वेवलेंथ टू लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, वायलेट तक आप पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये विजिबल लाइट है इसलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का गैप नहीं आ रहा, ठीक है, किसी किस्म का जो है जो इमिशन ऑफ लाइट है उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, किसी किस्म के जो है पॉज नहीं है, इसलिए जो वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम बना है वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूअस। दिस इज फॉर व्हाइट लाइट और सनलाइट और विजिबल लाइट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, अच्छा एक और बात मैं करूंगी कि आपको मालूम है कि इस तरफ इनके रेड के इस तरफ कौन सी लाइट्स होंगी और वायलेट के इस तरफ कौन सी लाइट्स होंगी, ठीक है, लाइट्स आई मीन टू से रेज, ठीक है, कौन सी रेज होंगी, चले मैं आपको बताती हूँ। इस तरफ जो होंगी वो तो इंफ्रा सॉरी अल्ट्रा वायलेट रीजन कहलाएगा, यानी जिनकी मोर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट होगी, ठीक है, और इस तरफ वाली इंफ्रारेड कहलाएंगी। इंफ्रारेड में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आ गई, ठीक है, इंफ्रारेड रेज में नियर मिडल फार ये वाली रेज कहलाती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड के बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है, जिनका एनर्जी लेवल उनसे भी कम होता है, माइक्रोवेव्स का एनर्जी लेवल और कम होता है, ठीक है। इंफ्रारेड, देन इंफ्रारेड के बाद जो है आएंगी यहाँ पर माइक्रोवेव्स, देन आएंगी रेडियो वेव्स, ठीक है, जिनकी सबसे कम एनर्जी होगी एंड दे हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ हियर, ठीक है। जबकि हम जब इस तरफ जाएंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल वेवलेंथ गुजर गया, विजिबल वेवलेंथ के बाद यहाँ आएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन, फिर आएंगी एक्स रेज जिनके अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा होता है, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रेज के बाद गैमा रेज, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ क्या है, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन एक्स रेज, देन गैमा रेज, ठीक है, RMI VUXG, ठीक है, RMI रेडियो माइक्रो इंफ्रा, V विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, XG एक्स रेज और गैमा रेज, समझ आ गई, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। और यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है, तो यू शुड रिमेम्बर दैट देयर वेवलेंथ्स रेंज फ्रॉम 400 nm टू 750 nm, राइट, या 700 nm मतलब 7 to 4, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा ये हमें बात समझ आ गई। ऑन द अदर साइड ऑफ विजिबल रीजन हमने इस तरफ की भी बात कर ली, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ की भी बात कर ली अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज, और उसके बाद एक कॉस्मिक रेज भी आती हैं, ठीक है, विच टेंड टू हैव लोअर वेवलेंथ, ठीक है, और दे पॉसेस फोटॉन्स विद ग्रेटर एनर्जीज, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ आया कि व्हाट अ स्पेक्ट्रम इज, अ स्पेक्ट्रम इज बेसिकली a visual display or dispersion of the components of white light, ठीक है, of any light of any rays, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम white light की बात कर रहे हैं, ठीक है, when it is passed through a prism, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, एक कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक कहलाता है, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मिला के आप कहेंगे इनको लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, उन पे हम बात करते हैं। देखें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो तब बनेगा, ठीक है, जब एनर्जीज के निकलने में, एनर्जीज की इमिशन में किसी किस्म की रुकावट ना आई हो, ठीक है, किसी किस्म का रिसेस ना हो, किसी किस्म का जो है क्या कहते हैं पॉज ना लिया गया हो, ठीक है। Here what happens in the continuous spectrum, one color merges into another without any dark space as you can see, ठीक है, यहाँ पे शेड्स बनते जाएंगे एंड here अचानक से कलर चेंज हो जाएगा, रेड से क्या हो गया, ऑरेंज से होते हुए ये जो है येलो में आ गया, ठीक है। ऑरेंज इज इटसेल्फ नो कलर, ठीक है, ऑरेंज को हम कभी भी ये नहीं कहते कि इट्स अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, बट इट
the red and yellow color mix into each other in a way that they form orange color. Clear? इसी तरह when we speak about here, ठीक है, लाइट ब्लू कलर हमने कभी पढ़ा कि लाइट ब्लू कलर होता है, ठीक है, बेसिकली ग्रीन एंड ब्लू कलर्स mix into each other in a way that they form light blue color and then proper blue color, ठीक है, इस तरह से होता है. they basically the color of rainbow, ठीक है, the continuous spectrum you can naturally see is in rainbow or on a bubble, ठीक है. It is basically obtained from the light emitted by the sun or incandescent electric light in incandescent solid, ठीक है. जैसे कि आप बल्ब की लाइट अगर लेंगे और उसको प्रिज्म से गुजारेंगे then you would again see continuous spectrum, ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइट की बात हो रही है यहाँ पे. आप अगर समझती हैं कि अगर आप यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब रख देंगी तो वो नहीं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है जहाँ पे कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी हो, क्योंकि कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी होगा तभी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा. ये वाला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई यहाँ पे बात, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये अपने जहन में बैठा लेना, ये आगे कई जगहों पे काम आएगा, ठीक है. आगे चलते हैं. अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम पे. लाइन स्पेक्ट्रम को दूसरा नाम देते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम. दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज बेसिकली, ठीक है. when light from discharge tube is passed through a prism, line spectrum is obtained, which is a discontinuous spectrum, ठीक है. और ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एक ही किस्म की गैस होगी, ठीक है, लेकिन जब वो इमिशन स्पेक्ट्रम, जब उसमें इमिशन ऑफ एनर्जी होगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है. ये बात क्लियर है? अच्छा जनाब, ये सब कैसे होगा इस पे अभी हम बात करते हैं. ये देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम जब होता है तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिखाई देता है, उस पे छोटी छोटी लाइंस खास खास जगहों पे दिखाई देती हैं, ठीक है. जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है तो उसकी शक्ल होती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसी, और उसमें इन लाइंस की जगहों पर क्या होता है, ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है. ये खास बात है, ठीक है. ये दोनों इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों कैसे हैं, दोनों बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम और या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं. आप जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है. उसमें किया क्या जाता है कि हाइड्रोजन गैस भरी गई कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है, और वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसको एनालाइज किया गया थ्रू द स्पेक्ट्रम, ठीक है. स्पेक्ट्रोस्कोपी जब उसकी की गई, ठीक है, हमने एक दफा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, याद है. अच्छा, it has also been observed that distances between the lines of hydrogen spectrum decrease with the decrease in wavelength, ठीक है. ये जो जितना ज्यादा है ना ये स्पेस, ठीक है, ये कम होता जाएगा. whenever there is a decrease in wavelength, the spectrum becomes continuous, ठीक है, after a certain value of wavelength. ये भी होता है, समझ आ रही है बात? अच्छा, और इसके बारे में आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में याद रखना चाहिए कि हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है. हर एटम का या हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो स्पेसिफिक होगा, और इसीलिए हम इन लाइन स्पेक्ट्रम को बहुत अहमियत देते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. होता यह है कि अभी हमने इधर पढ़ा था ना, एक मिनट, लेट मी गो बैक, ठीक है. जब गैस को आप एनर्जी देंगे, ठीक है, आपने गैस को एनर्जी दी, ठीक है, जो गैस है, ठीक है, वो अब क्या बना रही है कि जो है उसके अंदर मौजूद है क्या, सॉलिड्स हैं कोई, ठीक है, सॉलिड या वॉलेटाइज, ठीक है, आपने उसको वॉलेटाइज कर दिया, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल सोडियम का भी, आप सोडियम का भी स्पेक्ट्रम ले सकते हैं बाय वोलेटाइजिंग इट, ठीक है। अब उसको भरा आपने डिस्चार्ज ट्यूब में और उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया, ठीक है। फिर उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा तो याद ही होगा आपको कि सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होंगी। वो जो रेडिएशंस इमिट होंगी हॉट गैस से बनने वाली जो रेडिएशंस हैं वो जब आप पास कराएंगे प्रेजेंट से तो वो टूट जाएंगी, ठीक है। और वो टूट कर आपको ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड दिखाएंगी, ठीक है। इसको कहा जाएगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम की एक टाइप है। जबकि हम जब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। आपने गैसियस सैंपल लिया, ठीक है, इसको आपने कोई एनर्जी नहीं दी, सिर्फ क्या किया कि इसके अंदर से आपने लाइट पास करवाई, ठीक है, अपनी मर्जी से आपने व्हाइट लाइट पास करवाई, ठीक है। द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो एनर्जी अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब करना चाहेगा वो करेगा, ठीक है। while the rest of the wavelengths pass through it, right, अपनी मर्जी की एनर्जीज ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और बाकी एनर्जी ये पास करवा देगा, और जब प्रिज्म से गुजरेगी वो वेवलेंथ जो इसने एब्जॉर्ब नहीं की होगी इस गैस ने, ठीक है, तो वो वेवलेंथ जो है वो क्या बना देगी, डार्क लाइंस बनाएगी अगेंस्ट अ कलर्ड बैकग्राउंड, अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। ये जो इनका जो स्पेस है, ठीक है, कि किस पोजीशन पे बन रही हैं लाइंस, ये आइडेंटिटी देती हैं एक एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपकी उंगलियों पे फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, आपकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स दूसरों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स से डिफरेंट कैसे हैं, ये ऐसे डिफरेंट है कि उनकी जो स्पेसिंग है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है। सबकी दुनिया में हर एक के पास फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, तो फिर सबके डिफरेंट कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग के फर्क से। बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स में ये स्पेक्ट्रम जो है, इनकी लाइंस की स्पेसिंग बताती है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। और ये लाइंस बनती क्यों है आखिर, ये लाइंस बेसिकली इसलिए बनती हैं कि हर एटम जो है उसके अंदर जब आप कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको जब कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कोई इमिशन करवाएगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो इसकी वजह से मूव किया, आपने गैस को हॉट किया, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की, तो अब क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी इमिट हो रही है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन इज रिलीज होगी और बनाएगी क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप दिस इज क्लियर फॉर राइट नाउ, ठीक है। और इतना इनफ है, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये आ गया, ये देखें, सोडियम की स्पेसिंग हाइड्रोजन से खासी मुख्तलिफ है, जबकि अगर आपको याद हो तो ये दोनों एक फैमिली के थे, वैसे एक फैमिली के तो नहीं है बहरहाल, लेकिन बहरहाल फिर भी देखें, ये दोनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनकी स्पेसिंग कितनी डिफरेंट है। चलें इनको छोड़े, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों तो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, ये दोनों तो Ca+2 होता है, मैग्नीशियम भी +2 होता है, दोनों ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इतनी करीबी रिश्तेदारी, लेकिन इन दोनों में देखें फिंगरप्रिंट्स का कितना डिफरेंस है, समझ रही हैं, ये इतना डिफरेंस है, ये जो इतना डिफरेंस है ये क्यों आया, ये डिफरेंस एक तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ वेवलेंथ की वजह से, ठीक है, और दूसरे कैल्शियम की आइडेंटिटी ये वाले फिंगरप्रिंट्स हैं, ये वाला लाइन स्पेक्ट्रम है, मैग्नीशियम की आइडेंटिटी ये वाला लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसलिए ये इसी के साथ आएगा और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स में क्या होगा बच्चों, आइसोटोप्स में कैसे, आइसोटोप्स की स्पेक्ट्रम कैसे बनेंगे, कोई एनी आइडिया? देखो चलिए मैं आपको बताती हूँ, आइसोटोप्स के स्पेक्ट्रम जो होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने के थोड़े से डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है,
और वो डिफरेंट तरीके जो होते हैं हम उनको आपको नोट डाउन करवा दे रहे हैं। उन पे अगर आप चाहें तो खुद से रिसर्च करके देखिएगा। पहले तो मुझे कोई जल्दी से बताए आइसोटोप क्या होता है। वैसे तो मैंने चैप्टर 1 में बताया था, लेकिन जल्दी से बताएं आइसोटोप क्या होता है। Atoms of same element having same atomic number with different mass number. और फिर इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम होंगी या नहीं होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी। आर यू श्योर? डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक डिफरेंट होंगी। Isotopes have similar chemical properties but different physical properties। यही वजह है कि ड्यूटीरियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, ठीक है, और प्रोटियम जो है वो भी वाटर बनाता है। लेकिन इन दोनों के बनाए हुए वाटर में डिफरेंस क्या होगा कि जो है एक दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि दोनों का मास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। तो हम आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहे थे। इनको स्टडी करने के लिए डिफरेंट आइसोटोप्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव रे एनालिसिस। मैं 3 आपको नाम लिखवाती हूँ। पॉजिटिव रे एनालिसिस किया जाता है आइसोटोप के एनालिसिस के लिए। एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ या डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एस्टन एक साहब थे, उन्होंने नियॉन के 2 जो हैं आइसोटोप्स दरियाफ्त किए थे थ्रू हिज स्पेक्ट्रोग्राफ। बेटा लिखा हुआ है सामने, सामने जल्दी से देखो, ठीक है। पॉजिटिव रे एनालिसिस, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी बुक को अपनी सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है एक वर्ड आइसोबार। कोई जानता है आइसोबार क्या होते हैं? कोई जानता है? ग्राफ नहीं, आइसोबार ग्राफ नहीं होता। और कोई आइडिया? आइसोबार क्या होता है? देखो बेटा, आइसोबार्स आर एटम्स or nuclides of different chemical elements that have the same number of nucleons। ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें या ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक मास हो, ठीक है। आइसोबार्स डिफर इन एटॉमिक नंबर। उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अलग होगा, ठीक है, लेकिन उनका सेम मास नंबर होता है, ठीक है। अब कोई मुझे इसकी एग्जांपल दे सकता है? चले मैं देती हूँ। सल्फर का एक 40 भी होता है, ठीक है। सल्फर 40 होता है। इसी तरह क्लोरीन का भी 40 होता है, आर्गन का भी 40 होता है, मतलब मास नंबर ऐसे कुछ कभी कभी होता है। पोटेशियम का जनरली जो 40 होता है, 39 होता है एटॉमिक मास, लेकिन जो है कभी 40 भी होता है। कैल्शियम का तो होता ही 40 है, ठीक है। कभी कभी आर्गन, क्लोरीन और सल्फर, इनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं जिनका जो मास है वो 40 होता है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स कौन होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास। इट इज समथिंग यू कैन रिलेट विद आइसोटोप्स, ठीक है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आइसोटोप, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को एक नई टर्म मिली होगी समझने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा आपकी मालूमात के लिए यहाँ एक चीज लिखी है कि न्यूक्लियस जैसे छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे क्या कहेंगे, एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो लेंथ्स होती है ना, जो कि बहुत ज्यादा छोटी हैं, लाइक 10⁻⁻15 मीटर्स तक जा रही होती हैं, तो उनको हम मेजर करते हैं, उनको यूनिट रखा जाता है फर्मी। जैसे एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है ना 10⁻⁻10, लेकिन न्यूक्लियस तो उससे भी छोटी चीज है, ठीक है। हम एक पूरे एटम को तो हम एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा और उससे भी कंडेंस्ड और उससे भी माइन्यूट पार्टिकल है, ठीक है। तो उसका डायमीटर अगर नापना होगा तो वो 10⁻⁻15 के लेवल पे आ रहा होगा, तो उसको जनरली हम फर्मी यूनिट में नापते हैं, व्हिच मींस अ क्वाड्रिलेंथ ऑफ 1, ठीक है यहाँ पे, ठीक है।
आई होप ये भी आपको नई चीज़ एक मिली होगी। तो अपने पास ये 3 चीज़ें मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगी, ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर लें। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। हाइड्रोजन जो है जब डिस्चार्ज ट्यूब में होगी तो कोई बता सकता है कि एट वेरी लो प्रेशर व्हाट कलर ऑफ लाइट इज एमिटेड बाय फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। कलर क्या होता है लाइट का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में एक स्टडी किया था। क्या कलर होता है हाइड्रोजन की लाइट? मिस दिस इज नॉट रिटन ऑन बुक। ऐसे चीजें एनटीएस में आनी है बेटा, कुछ भी आ सकता है, एनटीएस में आ जाता है कभी कभी। लेकिन आइसोबार जैसी छोटी सी मामूली सी डेफिनेशन है ना, तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें सच नहीं आती, ठीक है। लेकिन ये मुमकिन है आपको ऑप्शंस में ये बातें बता दी जाए, पूछ ली जाए, तो आप गलत मार्क करने की बजाय आपको कम से कम उनका आइडिया हो कि जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो बेसिकली हैं क्या, ठीक है। आपको ये आइडिया होना चाहिए, इसलिए बता दे रही हूँ। आइसोबार्स की जो चीज है ये आपके पास आ सकती है, ठीक है। अच्छा, आप अपने पास नोट कर लें, जो बातें नई हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, राइट, ताकि आप जो है कहीं पे आप जो है कोई चीज़ निगलेक्ट ना कर दें, कोई चीज़ छूट ना जाए, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल ले। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ अमूमन, तो वो याद हों आपको, वो याद हो जाती हैं आपको क्लास में। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपको इंशाल्लाह कोई अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, खैर आगे चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएं ज़रा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हम हाइड्रोजन गैस is when hydrogen gas is filled in a discharge tube at a very low pressure, as we studied in our prior classes, what color of light is emitted from the discharge tube? कलर क्या होता है? कोई तो बच्ची लिख दो। ग्रीन। अच्छा अच्छा, ब्लू। ब्लू, एग्जैक्टली, ठीक है। ब्लूइश लाइट होती है वेरी लो प्रेशर पे। वो जो मतलब ओवरऑल जो पूरा आपका लाइट जिससे वो इल्यूमिनेट हो जाएगा ना, वो ब्लूइश लाइट है, ठीक है। दिस लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर शोज सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखी थी। देखें, सेवरल आइसोलेटेड लाइंस, दूर दूर हैं, ठीक है। These are called spectral lines. Clear? And these spectral lines, when the wavelengths of these lines lie in the visible ultraviolet and infrared regions, these spectral lines can be classified into 5 groups, which we call as spectral series. And we all know the spectral series. हम जो है विजिबल रीजन के अलावा जो इसमें हमें मिलती हैं, हम उनको याद रखते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन मिलती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में एक ही मिलती है, उसका नाम क्या होता है? लायमन सीरीज। फिर हम विजिबल सीरीज की बात करते हैं तो उसमें कौन मिलता है? बामर सीरीज। और फिर 3 हमें मिलती है इंफ्रारेड रीजन में, वो कौन होती है? पैस्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज, ठीक है। लायमन इन द यूवी रीजन, बामर इन द विजिबल रीजन, पैस्चन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज इन द IR रीजन, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। क्लियर है? ये देखें, ये इंफ्रारेड रीजन में इस तरफ आएंगी, ये तो सारी इधर हो गई। ये जो अभी आपको इधर दिखाई दे रही है, ये कौन सी होंगी? ये कौन सी सीरीज होगी? ये जो 4 लाइंस अभी यहाँ पे दिख रही हैं हाइड्रोजन की, ये 1 2 3 4, कौन सी सीरीज है ये? देख के बताए कोई। 400 to 700 nm के दरमियान है, 750 nm के दरमियान, ये कौन सी सीरीज होगी? नहीं, लाइमन तो यूवी रीजन होता है ना, यानी वो इस तरफ आएगा। ये विजिबल सीरीज है, यानी कि बामर सीरीज है। बामर सीरीज is in the visible region, ठीक है हफ्ता, यू आर करेक्ट, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज, पास्चन सीरीज और फंड सीरीज तो कहाँ आ गया? अभी ऐसा भी हो सकता है, देखो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन की इस तरह से स्पेक्ट्रम बना दिया, ठीक है, और पूछ लिया ऊपर यहाँ पे 400 और 750 लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन सी सीरीज है? ये आपका आईक्यू टेस्ट है एक तरह का। आपको मालूम होना चाहिए ये 400 से 750 के दरमियान लाई कर रहे हैं, यानी ये विजिबल रीजन की लाइट है, ठीक है। विजिबल रीजन के अंदर कौन सी सीरीज आती है? बामर सीरीज आती है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्लियर? आपसे इस किस्म की बातें, मुश्किल बात इसमें कोई थी? कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 400 से 750 में आता ही विजिबल रीजन है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ अपने माइंड को क्या रखना है? खुला रखना है,
ठीक है, आप अपने फौरन अपने आप को जो है ना टेंस मत कर लिया करें, स्ट्रेस मत कर लिया करें, जल्दी मत किया करें जवाब देने में, सोच के जवाब दें, ठीक है, ताकि आपने पूरा देख लिया। ये हालांकि इसमें कोई नई चीज नहीं, ये सारी जो दिखाई दे रहे हैं ना स्पेक्ट्रम, ये सारे विजिबल रीजन वाले स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। मैंने आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे इधर सिर्फ बात की, ठीक है, क्योंकि यही आपके सिलेबस का स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा हिस्सा है, तो इसलिए इस पे हमने बात की, ठीक है। हमने इन पे भी बात कर लिया। आई थिंक हमने कोई मुश्किल बात की है? कोई मुझे कहेगा ऐसे, ऐसा कोई कह सकते हैं हमने कोई मुश्किल बातें की हैं? अभी तक तो हमने सारी आसान बातें की हैं मेरे ख्याल में। जब आइसोटोप एनालिसिस आपको एक नई चीज मैंने बताई है, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई याद रखने की चीज भी नहीं, ठीक है। जब एक दफा आपने देख लिया कि ये चीजें आइसोटोप एनालिसिस के लिए यूज हो सकती हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? वो चीजें होती हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स का हिस्सा हो, ठीक है, मगर उनके एटॉमिक मास सेम हो जाए, ठीक है। फर्मी यूनिट क्या होते हैं? फर्मी यूनिट इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 पावर माइनस 15 मीटर्स, 10 to 15 नहीं, 10 पावर माइनस 15। ये मेरी गलती है, आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने से तकरीबन 3 मिनट पहले मैंने स्लाइड बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इन टॉपिक्स को टच कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा कवर होने की तरफ बढ़े, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी बड़ी अच्छी कर लो बच्चों, ठीक है, लर्निंग के लिहाज से चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस टॉपिक में मैं आपको क्या बताऊं, एटॉमिक मॉडल्स थोड़े लंबे हैं, एक काम करते हैं हम जल्दी से क्वांटम नंबर स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास की भी टाइमिंग जो है ड्यूरेशन खत्म होती जा रही है। तो हम पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, फिर एटॉमिक मॉडल एक्सरेस पढ़ते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे पास 4 मिनट रहते हैं, और 4 मिनट में इंशाल्लाह 4 क्वांटम नंबर हो जाएंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? A number which gives complete information about an electron, ठीक है, that is called a quantum number, ठीक है। हमने पढ़े हैं 4 अदद क्वांटम नंबर, कौन कौन से थे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें, ठीक है। जल्दी से कोई एक का नाम लिख दो जल्दी से। एक कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही। एक कहलाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। वेरी गुड अल्सा, वेरी गुड माहीन, वेरी वेल डन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या बताता है? साइज ऑफ एन एटम बताता है, साइज ऑफ, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द शेल, ठीक है। और इसको किससे सिग्निफाई करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? शेप के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में बताता है, ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। और एन की वैल्यूज जो होती हैं, अभी सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में एक और बात बता दूं कि उसकी वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 would denote K shell, 2 would denote L shell, 3 would denote M shell, 4 would denote N shell, ठीक है। जबकि हम एजीम्यूथल नंबर पे जब आते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? L equals to 0 1 2 3 only. 0 would denote S subshell या S orbital, 1 would denote P orbital, 2 would denote D orbital, 3 would denote F orbital, ठीक है। It has only 4 values. When we speak about magnetic quantum numbers, it tells us about orientation of the orbital, ठीक है, and it depends upon the value of azimuthal quantum number, because ये क्या होते हैं? plus L to minus L to plus L, ठीक है। यानी कि अगर L equals to 0, then M यानी magnetic quantum number would equal to 0, क्योंकि minus 0 या plus 0 तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। और इसका ये मतलब होगा कि मैग्नेटिक एस ऑर्बिटल की सिर्फ एक ही उस का सबशेल जो है उसका एक ही डिवीजन है, ठीक है। जबकि जब हम L की बात, L इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे तो दैट वुड गो फॉर -1 0, उसमें मैग्नेटिक नंबर होगा -1 0 +1, जिसका मतलब ये होगा कि जो P शेल है, ठीक है, क्योंकि P L इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है? P शेल, P ऑर्बिटल, ठीक है। और P ऑर्बिटल जो है वो उसके 3 डिविजन हैं, एक -1 से डिनोट होगा, एक 0 से, एक +1 से, जिनको हम नाम देते हैं PX PY PZ, ठीक है। फिर L इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो -2 से +2 तक जाएगा, यानी कि अब 5 डिविजन होंगे L इक्वल्स टू 2 रखने वाले शेल के, यानी कि D ऑर्बिटल जो है उसके 5 जो है डिविजन होंगे, ठीक है।
इसी तरह L इक्वल्स टू 3 यानी कि F सब शेल के कितने डिविजन होंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यानी टोटल 7 हिस्से होंगे। फिर आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के, तो वो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है। +½ वुड डिनोट क्लॉकवाइज, +½ वुड डिनोट क्लॉकवाइज, -½ वुड डिनोट एंटी क्लॉकवाइज। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस बात को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में बातें क्लियर हो गई होंगी। +½ इज क्लॉकवाइज, ये नोट कर लो, ये आ चुका है पेपर में, कई दफा आ चुका है। +½ क्लॉकवाइज, -½ एंटी क्लॉकवाइज, ये लिख लें अपने पास, ठीक है। वैसे सच फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल हाँ इसको इसी तरह कंसिडर किया जाता है। +½ इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, -½ एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सेंडिंग यू द लिंक फॉर अदर क्लास इन अ वाइल।